हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं आ गया हूं आपके सामने एक बार फिर से एसपीआई के प्रिपरेशन को लेकर, लेकिन इस बार मैं फिजिक्स पढ़ाने वाला हूं जो कि मेरा रियल सब्जेक्ट है। इसके पहले आपने मुझे मैथमेटिक्स पढ़ाते हुए देखा होगा, लेकिन इस बार मैं फिजिक्स पढ़ाऊंगा। और फिजिक्स में जो चैप्टर हम कवर करने वाले हैं वो है करंट इलेक्ट्रिसिटी, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आपके बोर्ड के हिसाब से भी इम्पॉर्टेंट है और एसपीआई के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है। जो बच्चे क्लास 10th सीबीएसई से हैं उनके लिए भी करंट इलेक्ट्रिसिटी क्लास 10th में भी था, और जो बच्चे स्टेट बोर्ड से हैं उनके लिए भी क्लास 10th में ही है। ओके, तो आई होप आपका जो भी इसके अंदर डाउट है वो यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। और हम एक बार ये समझिए कि हम लोग पूरा का पूरा करंट इलेक्ट्रिसिटी रिवाइज करेंगे, और इसके अंदर हम कुछ न्यूमेरिकल्स को भी सॉल्व करेंगे। तो अगर आप न्यूमेरिकल से डरते हो तो डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे मैं उन सब को बहुत आसानी से सॉल्व करने वाला हूँ। ओके, चलिए तो शुरू करते हैं बिना टाइम गंवाए हुए। इसमें आपको मैं और कुछ इन्फॉर्मेशन दूंगा जो कि आपको लास्ट तक वीडियो देखने के बाद ही पता चलेगा। ओके, तो आप लास्ट तक बने रहिए पूरे इंस्ट्रक्शन जानने के लिए। एसपीआई का एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है, और आपका जो प्रिपरेशन है उसके लिए हम लोगों ने कुछ टेस्ट सीरीज भी बना के रखा है। उस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कैसे करना है वो भी मैं लास्ट में बताऊंगा, और उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसके डिटेल्स दे रखे हैं, तो वहाँ भी आपको जा करके देख सकते हैं। ओके, चलिए तो शुरू करते हैं। ओके, तो अभी जो है सबसे पहले ये हमारी टीम, इसमें से बहुत लोगों से आपने मिल भी लिया होगा ऑनलाइन, और अगर आप नहीं मिले हो तो आप यहाँ पे आकर के भी मिल सकते हैं। ओके, तो चलिए, तो फिर ये टीम के अंदर यहाँ पे चापू सर है जो कि आपको जिन्होंने केमिस्ट्री पढ़ाया हुआ है और करंट अफेयर्स भी पढ़ाया है। सुधीर सर है मैथ्स के लिए एक और सर है हमारे पास, डॉक्टर सिंधे सर। ये भी मैथ्स ही पढ़ाते हैं आपको, मैथ इन्होंने ही पढ़ाया है। ओके, वैसे तो मैंने भी मैथ पढ़ाया है लेकिन अभी मैं फिजिक्स पढ़ाऊंगा, मैं फिजिक्स के लिए हूँ। साथ में निहाल अहमद सर भी फिजिक्स के लिए ही हैं, ये दोनों मिलकर के आपने देखा होगा आए थे। उसके बाद यहाँ पे और भी टीम जैसे सौरभ सर, अभिषेक सर। ओके, फिर यहाँ पे मैडम है बायो की। इसके बाद इंग्लिश के एक और सर आपको मिले होंगे, श्रीनिक हल्दार सर, जो कि यहाँ पे स्पोकन और बाकी कम्युनिकेशन पे काम करते हैं, इंग्लिश पे काम करते हैं। वो बाय प्रोफेशन साइकोलॉजिस्ट भी है। ओके, तो चलिए हम शुरू करते हैं जल्दी से। तो अभी आज हम ऑब्वियसली फिजिक्स पढ़ेंगे। करंट इलेक्ट्रिसिटी का टॉपिक है, उसको हम यहाँ पे कवर करेंगे। ओके, और मेरा नाम राकेश है, ये तो आप पहले से जानते हैं, और ये वन है, और ये आखिरी और फर्स्ट जो भी कहो, पहला और आखिरी यही है हमारे लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारे लिए, हमारे पास ये मैंने बताया आपको कि हमारे पास ऐप है, और ऐप के अंदर आप जाएंगे गूगल प्ले स्टोर के अंदर पे, तो अध्ययन डिफेंस एकेडमी के नाम से ऐप है। और ये हमारे मोबाइल में इंस्टॉल हो रखा था ऑलरेडी, इसलिए यहाँ पे इंस्टॉल का ऑप्शन नहीं है। ओके, और यहाँ पर आप देख रहे हो कि ओपन का ऑप्शन है। यहाँ पे ओपन करने के बाद कुछ इस तरीके से आता है मेरे भाई, है ना। तो ये देख रहे हैं आप, ये ओपन करेंगे तो यहाँ पे लॉग इन विथ व्हाट्सअप या यूज़ अनदर मेथड। यूज़ अनदर मेथड में एक मोबाइल नंबर डालने को आएगा, ओटीपी से आपका लॉगिन हो जाएगा। लॉगिन होने के बाद इसके अंदर जो आएगा वो है ये, यहाँ पे क्रैक एसपीआई करके यहाँ पे एक कोर्स आएगा, उसको आपको गेट दिस कोर्स पे जाना है। इसमें 80% का ऑफ है। जो 500 रुपये का कोर्स है वो 99 के अंदर है। इस कोर्स के अंदर लेक्चर्स नहीं है, लेक्चर्स तो आपको यहीं पे मिल रहा है ऑनलाइन यूट्यूब पे, ये पूरा फ्री है। लेकिन इसके अंदर आपको जो है वो टेस्ट सीरीज मिलेगा। यहाँ पे टेस्ट एंड वीडियोस आपको दिख रहा है, तो कुछ वीडियोस हैं इसके अंदर जो कि ऑलरेडी आपको अवेलेबल है यूट्यूब पे। तो लेकिन आपको टेस्ट इसके अंदर जरूर मिलेगा। ओके, और इसके अंदर आप देख सकते हैं कि हमारे जो स्कॉलरशिप प्रोग्राम है, ओके, 100% स्कॉलरशिप, वो भी आपको इसके अंदर मिलता है। तो दो अलग अलग तरीके के टेस्ट आप दे सकते हैं। एक, अगर आपको यहाँ का एडमिशन की बात करें, जो यहाँ पे हम लोग पढ़ाएंगे आपको एनडीए के लिए 2 साल के कोर्स के लिए, तो उसके लिए आपको इस पे क्लिक करना होगा। और अगर आप एसपीआई की तैयारी कर रहे हैं तो आपको इसके ऊपर क्लिक करना पड़ेगा। इस बैनर पर क्लिक करेंगे तो आप चले जाएंगे, इसको परचेस करोगे तो फिर आगे के स्टेप्स जो है आपको देखने को मिलेगा। आगे का स्टेप्स में क्या है, तो एक वीडियो है जिसको हमने यहाँ पे बनाया है। ओके, ये वीडियो अगर चल जाता तो हम इसको, ये वीडियो है ना, इस वीडियो में को मैं स्किप कर देता हूँ ज़्यादा। इसमें पूरा एक वीडियो है जो कि मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। इसके अंदर किस तरीके से इंस्टॉल करते हैं वो दिखाया गया, वो मैं आपको यहाँ पे बता भी रहा हूँ।
आप यहाँ पे टेंशन मत लीजिए, आप देख सकते हैं। तो मैं आगे बढ़ता हूँ, ठीक है। चलो, तो अभी हम वो चैप्टर शुरू करेंगे जिसका नाम है करंट इलेक्ट्रिसिटी, राइट। तो इलेक्ट्रिसिटी के अंदर देख रहे हो आप स्पार्क लग रहा है, और अभी आपने पढ़ा हुआ है, तो हम जल्दी जल्दी रिवाइज कर लेते हैं। असली चीज़ तो क्वेश्चन होता है, तो क्वेश्चन के ऊपर हम लोग बढ़ेंगे आगे, ठीक है। चलो, तो इसके अंदर क्या है, तो अभी देख रहे हो जैसे कि चार्ज क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज क्या है, मेथड्स ऑफ चार्जिंग क्या है। तो इसके बाद इलेक्ट्रिसिटी के अंदर आप यहाँ पे देखेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी क्या है, इलेक्ट्रिक करंट क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, ओम्स लॉ, रेसिस्टेंस, इलेक्ट्रिक सर्किट कंपोनेंट्स। तो इसके बाद हम पढ़ेंगे करंट एंड वोल्टेज मेजरमेंट। उसके बाद हम पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस, फिर हम पढ़ेंगे सीरीज एंड पैरेलल। ओके, तो ये सारी चीज़ें जो है हम लोग पढ़ेंगे। इसमें नीचे एक और चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है, डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास मान के चलिए ये कंडक्टर है, और कंडक्टर के अंदर ऐसा बोला जाता है कि जो चार्ज के डायरेक्शन में करंट का डायरेक्शन होता है, और चार्ज को हम जनरली पॉजिटिव मानते हैं, है ना। तो पॉजिटिव चार्ज हम मानते हैं, और इस तरीके से अगर फ्लो हुआ तो हम ऐसा बोलेंगे कि करंट का डायरेक्शन इस तरीके से कुछ तो भी है, ठीक है। अभी जो चार्ज का डायरेक्शन है उसी डायरेक्शन में करंट है, लेकिन हमको पता है बाद में ऐसा समझ में आया कि चार्ज पॉजिटिव चार्ज फ्लो करता ही नहीं है ना। कैसा फ्लो करता है, नेगेटिव चार्ज फ्लो करता है। तो जो भी नेगेटिव चार्ज होगा वो नेगेटिव चार्ज के ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट का फ्लो होगा। अगर हम कह रहे हैं पॉजिटिव लेफ्ट से राइट जा रहा है तो आपने करंट राइट डायरेक्शन में दिखा दिया। ये बिल्कुल वैसा ही कहना अगर हम कहें कि इलेक्ट्रॉन या नेगेटिव चार्ज लेफ्ट टू राइट जा रहा है तो इलेक्ट्रॉन राइट करंट राइट डायरेक्शन में होगा। ये दोनों एक ही बात है। अगर एक मान के चलो 5 कूलम प्लस चार्ज अगर लेफ्ट से राइट जाता है, एग्जैक्टली हम ये कह सकते हैं -5 कूलम चार्ज राइट से लेफ्ट आ रहा है। दोनों एक ही चीज़ है, बस अलग अलग कहने का तरीका है। दोनों की वजह से जो भी करंट कॉन्स्टिट्यूट होगा वो एक ही है, ये बताया जा रहा है। तो कन्वेंशनली जो डायरेक्शन होगा करंट का वो नेगेटिव चार्ज के ऑपोजिट और पॉजिटिव चार्ज के डायरेक्शन में होगा। आपको ये ध्यान देना है कि रियल में जो पॉजिटिव चार्ज फ्लो करता ही नहीं है, निगेटिव चार्ज ही फ्लो करता है। ओके, तो ये चीज़ हमने यहाँ पर देखा। ओके, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फर्स्ट कि व्हाट इज चार्ज। चार्ज क्या है ये हमको समझना है। तो चार्ज क्या है भाई, तो चार्ज इज द इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ मैटर दैट फील्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड और रिपल्सन ड्यू टू एक्सेस और डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन का क्या मतलब है? एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है। तो किसी बॉडी के पास अगर मान के चलो कि 10 प्रोटॉन है और 15 इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ओवरऑल ये बॉडी के पास पॉजिटिव चार्ज होगा। अगर किसी में डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है कि अगर एक बॉडी है, डिफिशियंसी मतलब कमी है ना, किसी चीज़ की डिफिशियंसी मतलब कमी है, तो इसके पास ऐसा हो सकता है कि 10 इलेक्ट्रॉन हो और जो है वो 15 प्रोटॉन हो। तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन कम है, डिफिशियंट है। तो ये बॉडी ये मैंने उल्टा बोल दिया, सॉरी 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 सॉरी। अगर ये एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन के अंदर क्या होगा, अगर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है इसका मतलब निगेटिव चार्ज होगा। इसके अंदर प्रोटॉन ज़्यादा है, प्रोटॉन ज़्यादा का मतलब ये बॉडी पॉजिटिवली चार्ज होगी। ये इसका जो है इस तरीके से समझना है। ओके, देखो बॉडी जो है वो दो टाइप का होता है। एक है आपका पॉजिटिव चार्ज और दूसरा है आपका नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज का मतलब है एक्सेस ड्यू टू इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी, और नेगेटिव चार्ज का मतलब है एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, जो कि मैंने अभी आपको कहा। ठीक, उसके बाद एसआई यूनिट है। एसआई यूनिट, ये एसआई यूनिट चार्ज का क्या होता है भाई, तो चार्ज का एसआई यूनिट होता है कूलम, है ना। चार्ज को हम किससे जो है डिनोट करते हैं, चार्ज को अगर हम किससे मेजर करते हैं तो उसका यूनिट है कूलम, और कूलम को किससे रिप्रेजेंट करेंगे हम, तो कैपिटल सी से रिप्रेजेंट करेंगे। उसके बाद ये चार्ज को कैसे डिटेक्ट करा जा सकता है, तो इट इज डिटेक्टेड एंड मेजर्ड यूजिंग अ डिवाइस कॉल्ड क्या डिवाइस, क्या इसको बोलते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोस्कोप। हम लोग क्या बोलते हैं इसको, इलेक्ट्रोस्कोप। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्कोप। आई बात समझ में? ठीक है, तो इलेक्ट्रोस्कोप क्या होता है तो वो हम लोग देखेंगे बाद में। देखो अभी ये चार्ज हम कैसे करते हैं, तो ये मेथड्स ऑफ चार्जिंग है असल में।
अगर आप किसी चीज को रब करोगे एक बॉडी को दूसरे बॉडी के अगेंस्ट में, तो उसके अंदर चार्ज का ट्रांसफर होता है एक से दूसरे में। ओके, अगर इलेक्ट्रॉन चला गया उस बॉडी में तो उसको नेगेटिव चार्ज बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन अगर उससे निकल गया तो वो पॉजिटिव चार्ज बॉडी हो जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद ये जैसे यहाँ पे एबोनाइट रॉड है और ये फर है ना, तो एक दूसरे में हमने इसको रब किया, तो एक में पॉजिटिव चार्ज चला आएगा, सॉरी एक में इलेक्ट्रॉन चला आएगा तो वो नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। जैसे इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स रब्ड ऑफ ग्लास रॉड है ना, तो ये सिल्क क्लॉथ है, तो इसके अंदर क्या हुआ कि लीविंग इट्स पॉजिटिवली चार्ज, तो हमने क्या किया, जब इसके साथ रब किया ना तो इलेक्ट्रॉन इसके अंदर एंटर कर गया। तो जब सिल्क क्लॉथ में इलेक्ट्रॉन एंटर किया है तो सिल्क क्लॉथ में इलेक्ट्रॉन चला आया है, तो ये वाली बॉडी कैसा हो जाएगा, ये पॉजिटिवली चार्ज बॉडी हो जाएगी। ठीक है ना। सिमिलरली एक यहाँ पे देखो, अगर द पॉजिटिवली चार्ज पिथ इज अट्रैक्टेड टू द नेगेटिवली चार्ज रॉड, हमने क्या किया है, मान के चलो कि किसी बॉडी को हमने नेगेटिव चार्ज यहाँ पे बना दिया है, तो यहाँ पर कोई भी पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है जैसे कि यही था, तो इसके पास लेके आएंगे तो अट्रैक्शन होगा। तो हमको यहाँ से क्या समझ में आता है कि दो बॉडी अगर है और दोनों के बीच अगर चार्ज है तो वहाँ पे एक फोर्स लगता है जिसको हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं। वो फोर्स अगर रिपल्सन होगा इसका मतलब दोनों में सिमिलर चार्ज है, अगर फोर्स अट्रैक्टिव होगा इसका मतलब दोनों में डिसिमिलर चार्ज है, एक में प्लस और दूसरे में माइनस है। अब जो मैं आपको बात कर रहा था इलेक्ट्रोस्कोप, वो यही है। इलेक्ट्रोस्कोप में क्या होता है, ऐसा दो एल्यूमिनियम फॉइल है जो कि ऐसे पड़ा हुआ है। ओके, अब यहाँ से क्या हुआ, कॉपर वायर है ना, अभी उसमें क्या हुआ कि मेटल डिस्क है यहाँ पर। अब उसमें क्या होता है कि एक में अगर पॉजिटिव चार्ज है दूसरे में नेगेटिव चार्ज है तो चिपका रहेगा, लेकिन अगर दोनों में ऑब्वियसली इसके अंदर चार्ज सेम है तो फिर ये अलग हो जाएगा, तो हम समझ जाएंगे भाई इसके अंदर चार्ज है। ओके, तो कुछ इस तरीके से इलेक्ट्रोस्कोप काम करता है। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग सीखेंगे कि चार्ज को किस तरीके से और हम लोग एनालाइज कर सकते हैं। ओके, तो देखो इसके अंदर टोटल चार्ज ऑफ यूनिवर्स इज कंजर्व्ड, तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरे यूनिवर्स में जो चार्ज है वो कांस्टेंट रहता है। अगर हमने इसको ऐसा रब किया है ना तो फिर क्या होगा, चार्ज मेरे से निकल के हो सकता है इसके अंदर आ गया, तो एक इलेक्ट्रॉन मान के चलो मेरी बॉडी से निकल के इस पेन में आ गया है, तो हम कह सकते हैं ओवरऑल चार्ज कहीं नहीं गया है, एक जगह से बस दूसरी जगह गया है। ओवरऑल मेरा चार्ज और इस पेन का चार्ज एक ही है, बस एक जगह से दूसरी जगह गया है, मेरे में एक कम हो गया इसमें एक ज़्यादा हो गया, नेट तो वही है। तो ओवरऑल चार्ज क्या होता है, कांस्टेंट। उसके बाद है लाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, और अनलाइक चार्ज क्या होता है, रिपेल ईच अदर, तो एक दूसरे को वो रिपेल करते हैं। उसके बाद चार्जेस आर एडिटिव इन नेचर, वो चार्ज को आप ऐड कर सकते हैं। ये एक स्केलर क्वांटिटी है, कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है ना। ओके, उसके बाद चार्ज को ऑलवेज हम लोग क्वांटाइज कर सकते हैं। क्वांटाइज करने का मतलब है कि जैसे मान के चलो इससे एक इलेक्ट्रॉन निकला फिर दूसरा निकलेगा, ऐसा नहीं है कि आधा इलेक्ट्रॉन निकलेगा। तो ओवरऑल किसी भी बॉडी पे जो चार्ज है ना Q, वो या तो 1e होगा या तो 2e होगा या तो 3e होगा, कभी भी 2.5e नहीं हो सकता, ये बोला जा रहा है। तो इंटीजर के फॉर्म में, इसीलिए चार्ज को हम लोग n टाइम्स e लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं हम लोग, n टाइम्स e, अंडरस्टूड। ओके, अब उसके बाद जो ओवरऑल ये चार्ज है Q, ओके, और n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, फिर E क्या है, चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, तो चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन कितना है, 1.67 × 10⁻⁻19 कूलम। ओके, ऐसा ठीक है ना। उसके बाद है चार्ज इज रिलेटिविस्टिक कांस्टेंट, तो चार्ज भाई एक तरीके का कांस्टेंट है। ओके, तो ये हमको समझना चाहिए। अभी कांस्टेंट क्या होता है, जनरली हम क्या करते हैं, जैसे मान के चलो कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज जो हमने यहाँ पे लिखा है वो तो हमने लिखा ही है, लेकिन हम लोग ई को रिलेटिवली हम लोग -1 बोल सकते हैं। एक चार्ज का रिलेटिव, इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो रिलेटिव चार्ज है वो -1 है, प्रोटॉन के ऊपर जो चार्ज है वो क्या है, +1 है। हम इतना नहीं बोलने जाएंगे 1.67 × 10⁻⁻19 कूलम। ओके, तो रिलेटिव चार्ज जो है वो कैसा है, वो -1 कूलम या -1 है, और प्रोटॉन के लिए +1 है। रिलेटिव चार्ज का कोई जो है वो यूनिट नहीं होता, वो यूनिट लेस है। उसको हम लोग असल में कैसे निकालते हैं, तो हम लोग प्रोटॉन के चार्ज से डिवाइड करके हम लोग रिलेटिव चार्ज निकाल सकते हैं। आई बात समझ में, तो कुछ इस तरीके से कर सकते हो। ओके, अब उसके बाद है आपका थर्ड हमारा मेथड्स ऑफ चार्जिंग। वैसे मेथड्स ऑफ चार्जिंग हमने थोड़ा बहुत देखा है, इसके अंदर और क्या क्या है, चार्जिंग बाई कंडक्शन। कंडक्शन का मतलब होता है एक बॉडी से दूसरी बॉडी में चार्ज का ट्रांसफर हो जाना। अगर ये मान के चलो कि एक कंडक्टर है, कंडक्टर का मतलब गुड कंडक्टर की हम बात कर रहे हैं,
मेटल है अगर, है ना, तो वैसे टच करेंगे तो क्या होगा, इससे इलेक्ट्रॉन जो है दूसरे बॉडी में ट्रांसफर हो जाएगा, अगर दोनों ही जो है वो मेटल के हैं तो जैसे यहाँ पे बताया जा रहा है, यहाँ पे देखो एक मेटल का स्फीयर है, ओके। अब दूसरा एक और चार्ज रॉड है या कुछ ऐसा शेप का है जो कि मेटल का है, तो हमने टच कराया तो इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह फ्लो हो रहा है, उस मेटल, उस स्फीयर से जो कि मेटल का था वहां से इसमें ट्रांसफर हो जा रहा है। इसलिए ऐसा हो रहा है क्योंकि वो चार्ज एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकता है। मूवमेंट ऑफ चार्ज को हम कंडक्शन कहते हैं, मूवमेंट ऑफ चार्ज को क्या कहते हैं हम, कंडक्शन कहते हैं, ओके। तो इसके अंदर यही है मेनली, ठीक है, ओके। चलो नेक्स्ट, अभी दूसरा मेथड क्या है, इंडक्शन। इंडक्शन क्या होता है, तो इंडक्शन मतलब चार्ज का अपीयर हो जाना, ठीक। तो अभी चार्ज कैसे अपीयर होगा, अभी मान के चलो कि यहाँ पर आपने जो है एक ऐसा हमने चार्ज बॉडी लेके आया है, ये वाला जैसे मान के चलो, और हमने यहाँ पर क्या किया, ये एक इस तरीके का दो ऐसा स्फीयर था, अलग अलग से मतलब मेटल का ही था ऐसा समझ लो। तो अभी क्या होगा कि अगर आप चार्ज बॉडी यहाँ पे लेके आ रहे हो, नेगेटिव चार्ज बॉडी, तो पॉजिटिव चार्ज जो है इसका, ओके, इसका क्या है, पॉजिटिव चार्ज क्या हो गया, ये इस साइड पे चला आया, ओके, और नेगेटिव चार्ज किस साइड पे चला आया, दूसरी साइड पे चला आया। नेगेटिव है तो रिपेल हो जाएगा और पॉजिटिव वाले को अट्रैक्ट कर लेगा। तो कुछ इस तरीके से ये अरेंजमेंट हो गया। अगर ये चार्ज हम लेके नहीं आते बैलून इस तरीके का, है ना, तो ऐसा नहीं होता। तो ये इस तरीके से अरेंजमेंट ऑफ चार्ज को हम लोग इंडक्शन कहते हैं, है ना। अरेंजमेंट ऑफ चार्ज इन अ बॉडी को क्या कहते हैं हम लोग, इंडक्शन। इसमें कहीं दूसरी जगह से चार्ज इसमें ट्रांसफर नहीं हुआ है, बस इसी का चार्ज है, लेकिन एक जगह पे अरेंज हुआ है लेफ्ट हैंड साइड में जो कि एग्जैक्टली क्लोज हो गया है नेगेटिव चार्ज के, वो प्लस हो गया, और राइट हैंड साइड में जो कि बहुत दूर है वो क्या हो गया, आपका नेगेटिव चार्ज हो गया, ओके। तो कुछ इस तरीके से है। अभी उसके बाद फिर स्फीयर बी में वही सारी चीजें इसके अंदर लिखी हुई, फिर से तुम हटाओगे तो फिर से वो वापस से वैसा ही हो जाता है। ये बिल्कुल इसी के मेथड से आप अगर मान के चलो कॉम्ब है आपके पास, है ना, देखा क्या ऐसा करके, और हमने ऐसा रब कर लिया तो कुछ एक चार्ज हो गया होगा, मान के चलो पॉजिटिव चार्ज हो गया, और हम एक छोटा सा पेपर का टुकड़ा लेके आते हैं तो हमको दिखता है कि चिपक लेता है ना, देखा क्या ऐसा चिपक लेता है। चिपकेगा क्यों, क्योंकि ये माइनस वाले को इधर ला के रख देगा और प्लस वाले को इधर दूर ला के रख देगा। तो फिर क्या हो जाएगा, माइनस वाले पे कैसा फोर्स लगा भाई साहब, ओके, अट्रैक्टिव लगा, और ये प्लस वाले पे ऑब्वियसली रिपल्सिव लगा। लेकिन अगर ये 6 न्यूटन है और अगर ये 2 न्यूटन है तो ओवरऑल नेट फोर्स तो इधर ही लगेगा ना। नेट फोर्स कितना लगेगा, 4 न्यूटन। आई बस समझ में। तो कुछ इस तरीके से जो है वो जाने वाला है, ठीक है। तो ये ऐसा होता है। नेक्स्ट है हमारा कि किस तरीके से इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, ये आपको समझना है, ओके। इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, तो इलेक्ट्रिसिटी में ऑब्वियसली इलेक्ट्रिसिटी का मतलब है चार्ज का फ्लो, ओके। तो इलेक्ट्रिसिटी हम बोलते हैं, चार्ज के फ्लो को हम इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। इलेक्ट्रिसिटी में देखो आप क्या क्या चीज़ें हैं भाई, इलेक्ट्रिसिटी की वजह से ही मोशन आता है किसी भी बॉडी में, आप उसको रोटेशनल मोशन कन्वर्ट करवा सकते हो इलेक्ट्रिसिटी से। इलेक्ट्रिसिटी से और क्या हो सकता है, हीटिंग करवा सकते हो आप। तो इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ हम घरों में जो है ठंड के दिनों में पानी गर्म करने के लिए या रूम को गर्म करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं, तो वहाँ पे कन्वर्सन होता है। तो इलेक्ट्रिसिटी एक तरीके की एनर्जी है, एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है जिससे दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करा जा सकता है। जैसे कि यहाँ पर मोशन हमने निकाला, या हम कह सकते हैं काइनेटिक एनर्जी हम निकाल रहे हैं। दूसरे केस में हम क्या कर रहे हैं, दूसरे केस में हम हीटिंग या कूलिंग कर रहे हैं, रेफ्रिजरेटर वगैरह यूज कर रहे हैं। और एक और तीसरा केस है जिसके अंदर हम लोग कम्युनिकेशन कर रहे हैं, तो यहाँ वहाँ भी हम एक मोड ऑफ एनर्जी को हम दूसरे मोड में कन्वर्ट कर रहे हैं। एक फोर्थ केस है जहाँ पर लाइट हम यूज कर रहे हैं, ओके। तो कुछ इस तरीके से है, ओके। अब उसके बाद नेक्स्ट हम लोग सीखेंगे, यहाँ तक आई होप आपको क्लियर होगा, कोई दिक्कत है यहाँ तक। हाँ, नेक्स्ट हम लोग सीखेंगे इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट में क्या है, ऐसा है देखो, इलेक्ट्रिक करंट कुछ नहीं, जैसा इलेक्ट्रिसिटी में क्या पढ़ा हमने कि एक एनर्जी है, तो इलेक्ट्रिक करंट क्या होगा, फ्लो ऑफ वो चार्ज को हम लोग, अगर चार्ज कहीं से फ्लो हो रहा है, इससे फ्लो हो रहा है, तो फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम को हम लोग करंट कहते हैं। फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम को क्या कहते हैं, करंट। तो यही है I इक्वल्स टू Q अपॉन T को हम लोग करंट कहेंगे। तो उस तरीके से मेजर करना पड़ता है कि एक सेकंड में कितना चार्ज फ्लो किया, एक सेकंड में जितना भी चार्ज फ्लो करेगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, हम लोग उसको करंट कहेंगे, ठीक है। तो NE अपॉन T को ऐसा करंट कहते हैं। उसके बाद I किसके लिए है, I तो I भाई साहब जो है वो करंट के लिए है, ओके। अभी कैसी क्वांटिटी है, तो ये स्केलर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है ये है हमारा स्केलर क्वांटिटी, ठीक। अब उसके बाद यहाँ पे इसका SI यूनिट क्या होगा, तो हमने देखा कि चार्ज अपॉन टाइम है, तो चार्ज के लिए क्या यूज करते हैं, कूलम यूज करते हैं, तो कूलम पर सेकंड होगा। और कूलम पर सेकंड को कुछ नहीं एम्पियर बोला जाता है, क्या बोला जाता है इसको, एम्पियर, ठीक है।
उसके बाद इसको मेजर कैसे करते हैं, तो ये सब चीजें याद रखनी है। एमीटर से मेजर करते हैं भाई, एक डिवाइस है जिससे कि हम अगर कनेक्ट करें तो हमको बताएगा उसके अंदर ऐसा कांटा होता है, ओके, इस तरीके का है ना। तो ये इस तरीके से मेजरमेंट करेगा, तो यहाँ पे चला गया, मतलब हाँ भाई ये 3 एम्पियर या कुछ तो भी है, मतलब जो भी जैसा भी रहे। उसके बाद इसका डायरेक्शन इज टेकन अपोजिट टू द फ्लो ऑफ करंट, ये हमने पढ़ा ही है। इट फॉलोज एज अ रिजल्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। क्यों होता है, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस है उसके अंदर, इसलिए ऐसा होता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग सीखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, ओके। तो ये थोड़ा सा एडवांस हो जाएगा, लेकिन फिर भी हम लोग देखते हैं। देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है एक तरीके की फील्ड है किसी भी चार्ज की वजह से। ये मान के लो चलो कि प्लस क्यू चार्ज है, दूसरा एक और हम चार्ज लेके आते हैं ना, ऐसा मान के चलो माइनस क्यू, तो ये अट्रैक्ट हो जाता है। तो अट्रैक्ट इसलिए होता है क्योंकि इस भाई साहब ने एक फील्ड क्रिएट करके रखा है। क्या क्रिएट करके रखा है, फील्ड। तो इसका मतलब जब उस चार्ज, बड़े वाले चार्ज के फील्ड में अगर कोई छोटी चार्ज या कोई दूसरी चार्ज आएगी तो ऑब्वियसली उसके अंदर फोर्स लगेगा। क्या लगेगा उसके अंदर, फोर्स। जो फोर्स लगेगा वो असल में इलेक्ट्रिक फील्ड का रिजल्ट है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा तो वो फोर्स नहीं लगेगा। आई बात समझ में, तो उसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। और उसका यूनिट क्या होता है, तो उसका यूनिट होता है न्यूटन पर कूलम। क्या होता है उसका यूनिट, न्यूटन पर कूलम, तो ये उसका यूनिट है, ओके। चलो नेक्स्ट है हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कुछ नहीं, एक एनर्जी है। क्या है मेरे भाई, एनर्जी। तो कोई भी चार्ज है, जैसे कि मान के चलो यहाँ पे एक चार्ज है, इस चार्ज के अंदर अगर कोई दूसरा चार्ज आ रहा है तो उसको लाने में हमको एनर्जी लगेगी। क्या लगेगी हमको, एनर्जी। तो जो एनर्जी लगेगी उस एनर्जी का कुछ तो मेजरमेंट होगा, ओके। तो यहाँ पर अगर हम एक चार्ज कुछ लेके आ रहे हैं बहुत दूर से, इन्फिनिटी से कहीं पर, तो मान के चलो इन्फिनिटी से लेकर के हम इस पॉइंट तक लेके आ रहे हैं, तो जो एनर्जी लगेगी उसी को हम लोग यहाँ पर मेजर करेंगे। तो उसका वैल्यू जो है उसको हम लोग पोटेंशियल बोलते हैं, ओके। हम लोग क्या बोलते हैं उसको, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। लेकिन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में एक फर्क है। मान के चलो कि 10 कूलम को हम लोग लेकर के आए किसी खास पोजीशन पे, तो हमको 100 या हम कह सकते हैं ऐसा, 100 मत कहो, स्पेसिफिक हो गया। तो हमको लगा मान के चलो 150 जूल। कितना लगेगा हमको, 150 जूल। तो हमको अगर एक कूलम जो है वो चार्ज लेके आना होगा तो हमको कितना लगेगा, 150/10, मतलब 15 जूल पर कूलम। कितना लगेगा हमको, 15 जूल पर कूलम। अभी जूल पर कूलम जो लग रहा है वो असल में वही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, क्योंकि एक कूलम को हमको कैरी करने में उतनी एनर्जी लगी है। तो एक कूलम को कैरी करने में जो भी एनर्जी लगेगी उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम लोग जो है वो 1 वोल्ट बोलेंगे, और असल में उसी को पोटेंशियल बोलते हैं। ठीक है, सॉरी 1 वोल्ट नहीं, कितना हो गया, 15 वोल्ट। तो अगर हम लोग एक कूलम को कैरी कर रहे हैं किसी एक जगह से, इन्फिनिटी से किसी एक जगह पर, तो उसको हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। आ रही बात समझ में। तो हम लोग उसको जैसे कि 15 वोल्ट, इसका मतलब 15 जूल एक कूलम को कैरी करने में लगा है, ओके। अब एक कूलम का अगर आपको पता है ना, तो आप कितने भी कूलम को निकाल सकते हो। एक कूलम का पता हो गया 15, अब मैं 2 कूलम लेके आऊंगा तो कितना हो जाएगा, अब हमको 30 वोल्ट एनर्जी लगेगी, या 30 जूल पर कूलम, सॉरी 30 जूल हमको लगने वाला है, ठीक है, ओके। नेक्स्ट है हमारा पोटेंशियल डिफरेंस, है ना। पोटेंशियल डिफरेंस किसको कहते हैं, ओके। तो पोटेंशियल डिफरेंस ये भी कवर कर लिया हमने, ठीक है। देखो अब इसके अंदर क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस का मैं बताता हूँ। इन्फिनिटी से 2 पॉइंट है, मान के चलो यहाँ से यहाँ हमको एक एनर्जी लगा, और यहाँ से यहाँ आने में एक दूसरी एनर्जी लगी, है ना। तो ये ज़्यादा दूर था तो हमको मान के चलो इसमें 15 जूल लगा एक कूलम के लाने में, और यहाँ से यहाँ तक हमको 8 जूल लगा था पर कूलम, ओके। तो हमको इन्फिनिटी से बी तक लाने में कितना लगा, हमको लगा 15 जूल पर कूलम, या 15 वोल्ट कह सकते हैं, ठीक है। और हमको अगर इन्फिनिटी से अगर हम किसी ए पोजीशन तक लेके आते हैं तो हमको 8 वोल्ट या 8 जूल पर कूलम लग रहा है। अभी डिफरेंस क्या है 15 - 8 का, तो डिफरेंस है हमारा 7 वोल्ट, या फिर हम 7 जूल पर कूलम ऐसा बोल सकते हैं। तो ये जो डिफरेंस है उसी को हम लोग कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। क्या कहते हैं उसको, पोटेंशियल डिफरेंस। आई बात समझ में, ओके। तो कुछ इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं। चलो नेक्स्ट है हमारा ओम्स लॉ की बात करेंगे हम लोग, ओके। तो ओम्स लॉ क्या कहता है, ये एक साइंटिस्ट के नाम के ऊपर है, जॉर्ज सिमन ओम, ओके। तो उसके नाम के ऊपर नहीं जाना है। अभी उन्होंने ये बताया कि किसी भी कंडक्टर से अगर आप जो है वो करंट फ्लो करवाना चाहते हैं,
ओके, तो उसके अंदर अगर आप बैटरी को बदल दोगे, है ना, बैटरी बदलना मतलब उसका पोटेंशियल डिफरेंस चेंज करना, है ना, पोटेंशियल डिफरेंस अगर आप चेंज करना चाहते हैं, करोगे तो आपको करंट भी चेंज हो जाएगा। और एक करंट का वैल्यू जो है ना वो पोटेंशियल डिफरेंस पे डिपेंड करेगा। पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा हो जाएगा, है ना, पोटेंशियल डिफरेंस किससे आता है, इस बैटरी से। तो जो पोटेंशियल डिफरेंस अभी हमने पढ़ा है, मतलब उसकी बैटरी या वोल्ट हम कह लो, 5 वोल्ट की बैटरी की जगह पे तुमने 10 लगाया है, उसके बाद 15 लगाया है, तो यानी पोटेंशियल डिफरेंस अगर तुम चेंज कर रहे हो तो फिर जो करंट है या जो चार्ज है इससे, है ना, वो ज़्यादा फ्लो करना पड़ेगा, करने लगेगा अगर बढ़ा रहे हैं तो। अगर घटाएंगे पोटेंशियल डिफरेंस तो फिर ये चार्ज का फ्लो भी, मतलब करंट भी कम हो जाएगा। आई बात समझ में? तो कुछ इस तरीके से ये काम करता है। तो ये हमें ओम ने बताया था। तो ये जो भी कंडक्टर, जो भी मटेरियल इस लॉ को फॉलो करता है, जिसमें कि आई इज प्रोपोर्शनल टू वी है, उसको हम लोग ओमिक रेसिस्टेंस कहते हैं या ओमिक कंडक्टर कहते हैं। जो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करता है उसको हम क्या कहेंगे, नॉन ओमिक कंडक्टर। क्या कहेंगे हम उसको, नॉन ओमिक कंडक्टर। आई बात समझ में? तो कुछ इस तरीके का होता है, ठीक है, ओके। चलो नेक्स्ट है हमारा, अभी ओमिक और नॉन ओमिक के अंदर इस तरीके का ग्राफ भी बनता है। जैसे हमने बोला कि V इज प्रोपोर्शनल टू I, और जैसे जैसे V बढ़ेगा वैसे वैसे करंट भी इसके करस्पॉन्डिंग बढ़ जाएगा। V बढ़ा फिर से करंट बढ़ गया, देख रहे हो आप, ठीक है। तो ये पैरेलल है। पैरेलल कहने का मतलब जिस प्रोपोर्शन में हमारा वोल्टेज बढ़ रहा है उसी प्रोपोर्शन में हमारा करंट भी बढ़ रहा है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। स्टार्टिंग में मान के चलो 10 वोल्ट बढ़ा तो उसकी करस्पॉन्डिंग करंट आपका मात्र इतना ही बढ़ा। अगले 10 में मान के चलो ये 0 है और ये 10 है और ये 20 है, तो अगले 20 में करंट कहीं ना कहीं देख रहे हो आप इतना बढ़ गया है। तो फिर और अगर 10 नेक्स्ट करेंगे तो उसके अंदर करंट फिर कहीं ना कहीं इतना बढ़ गया है, देख रहे हैं आप। तो ये इक्वल बढ़ रहा, क्या इक्वल नहीं बढ़ रहा है, इसका मतलब प्रोपोर्शनल डायरेक्टली नहीं है, उसमें कोई और रेशियो बढ़ तो रहा है वोल्टेज बढ़ाने से, लेकिन ज्यादा ही बढ़ जा रहा है। तो वो ओम्स लॉ नहीं हुआ, उसको हम ओम्स लॉ नहीं कहते हैं। आई बस समझ में? ओके, थोड़ा सा ये थोड़ा अपर लेवल का है पर थोड़ा सा ध्यान दे सकते हैं आप। तो इसको ओमिक कहेंगे और इसको ओमिक नहीं कहेंगे, इसके अंदर प्रोपोर्शनल नहीं है। प्रोपोर्शनल का सीधा मतलब है स्ट्रेट लाइन ग्राफ होगा। कैसा होगा मेरे भाई? स्ट्रेट लाइन ग्राफ होगा। तो कुछ इस तरीके से हम लोग कहते हैं, ओके। नेक्स्ट है आपका, हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देख रहे हैं, रेसिस्टेंस एंड रेसिस्टिविटी। क्या बोलेंगे उसको हम लोग? रेसिस्टेंस एंड रेसिस्टिविटी। तो उसके अंदर क्या है, तो अभी जो हमने पढ़ा ये I इज प्रोपोर्शनल टू V, यहाँ पे अब आप कांस्टेंट लगाओगे या फिर हम इसको ऐसा भी लिख सकते थे V इज प्रोपोर्शनल टू I, दोनों एक ही बात है। तो अब जब हम कांस्टेंट लगाएंगे तो यहाँ पे एक कांस्टेंट मल्टीप्लाई करेंगे, I इंटू R कर देंगे। V इक्वल्स टू क्या कर देंगे हम लोग इसको I इंटू R, ओके। तो ऐसा कर देंगे। अब उसके बाद जो है इस तरीके का हम लोग अभी ये जो R है, R ये मटेरियल के लिए आता है। वोल्टेज बढ़ाया तो करंट बढ़ गया, ओके, वोल्टेज घटाया तो करंट घट गया। लेकिन ये एक दोनों का जब रेशियो लोगे V और I का, तो ये हमेशा कांस्टेंट आएगा। ऊपर वाला बढ़ा तो नीचे वाला बढ़ा, ऊपर घट गया तो नीचे वाला भी घट जाता है। लेकिन ओवरऑल रेशियो जो है वो भाई साहब क्या रहेगा, बराबर। और उस रेशियो का नाम V अपॉन I का नाम जो है वो R है। क्या है उसका नाम? R। और ये R जो है ना उस मटेरियल पे डिपेंड करता है कि मटेरियल क्या है, ओके। मटेरियल पे डिपेंड करता है, मटेरियल के डायमेंशन पे डिपेंड करता है। तो उसको हम लोग रेसिस्टेंस कहते हैं, असल में वो एक प्रॉपर्टी है, ओके। तो हम उसको रेसिस्टेंस कहते हैं। तो अभी देखो ध्यान से, अगर I हम निकालना चाहें ओम्स लॉ से, जो कि V इक्वल्स टू आई आर था, तो I हो जाएगा V अपॉन R। तो यहाँ से हमको ये समझ में आता है कि अगर रेसिस्टेंस हमारा ज्यादा होगा तो करंट क्या होगा, कम, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। रेसिस्टेंस ज्यादा होगा तो करंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ओके। तो अभी जब इसमें अंदर करंट कम हो जा रहा है रेसिस्टेंस बढ़ाने से, इसका मतलब ये ऐसी चीज है जो कि असल में उल्टा है। वो चीज ज्यादा है तो करंट कम है, वो अगर कम है तो करंट अच्छे से फ्लो करता है। रेसिस्टेंस अगर कम है तो करंट अच्छे से फ्लो करता है। करंट अच्छे से फ्लो करना मतलब एक अच्छा कंडक्टर होना। करंट अच्छे से फ्लो करने का मतलब क्या है, एक अच्छा कंडक्टर होना। अच्छा कंडक्टर का मतलब उसकी कंडक्टिविटी अच्छा है, उसको चार्ज को फ्लो कराने आसानी से आता है, उसके अंदर आसानी से चार्ज फ्लो कर सकता है। तो हम कह सकते हैं उसकी कंडक्टिविटी अच्छी है। देखो, कंडक्टर और कंडक्टिविटी दो अलग अलग चीजें हैं, ओके। कंडक्टर अच्छा मतलब उस करंट को फ्लो करवाने की एबिलिटी उसकी अच्छी है, और उस प्रॉपर्टी का नाम कंडक्टिविटी होता है। तो जो कंडक्टेंस है ना, जो हमने रेसिस्टेंस वर्ड बोला है, तो यहाँ पे हम जैसे हम देख रहे हैं रेसिप्रोकल है यहाँ पे, है ना, 1 अपॉन आर। 1 अपॉन आर एक नया टर्म होगा। अगर ये ज्यादा तो वो वाला कम,
है ना, और अगर रेजिस्टेंस कम तो कंडक्टर अच्छा, मतलब अच्छा कंडक्टेंस हो गया उसको। अच्छा कंडक्टर का क्या अच्छा होगा, कंडक्टेंस अच्छा होगा, मतलब करंट कंडक्ट कराने की एबिलिटी अच्छी होगी। आई आ रही बात समझ में? तो इसीलिए रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टेंस को 1/r को हम क्या कहते हैं, कंडक्टेंस। इसको हम लोग जनरली के से रिप्रेजेंट करते हैं या सी से रिप्रेजेंट करते हैं। आई बात समझ में? यहाँ पे जरूर सी लिखा हुआ है। क्लियर है यहाँ तक? अभी जो है रेसिस्टेंस का जो यूनिट है वो ओम होता है ना, और ओम जो है उसको हम लोग डिनोट ऐसे कर देते हैं। आई बात समझ में? ओम को हम कैसे डिनोट करेंगे, ऐसे करेंगे। ठीक है, ओके, चलो ठीक है। और कंडक्टेंस का ओम इनवर्स हो जाएगा, ठीक है, ऐसा। अब उसके बाद यहाँ पर रेसिस्टेंस और किन किन चीज़ों पे डिपेंड करता है, तो रेसिस्टेंस डिपेंड करता है लेंथ के ऊपर, है ना। लेंथ ज़्यादा हो जाएगा तो रेसिस्टेंस भी ज़्यादा हो जाएगा। ये डिपेंड करता है 1/, जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है जो कि यहाँ पे आप देख रहे हैं उसके ऊपर। एरिया ज़्यादा है तो फिर रेसिस्टिविटी, सॉरी, एरिया ज़्यादा है तो आपका रेसिस्टेंस जो है वो कम हो जाएगा, करंट आसानी से फ्लो कर सकता है। तो यहाँ पर हम दोनों को कंबाइन करेंगे तो नया फॉर्मूला बन जाएगा R इक्वल्स टू रो इंटू एल अपॉन ए। अभी जो रो है वो हमारा मटेरियल की प्रॉपर्टी है। रो किसकी प्रॉपर्टी है, मटेरियल की, जिसको हम लोग रेसिस्टिविटी कहते हैं। क्या कहते हैं उसको हम लोग, रेसिस्टिविटी। आ रही बात समझ में? रेसिस्टिविटी है और ये लेंथ है और ये वाला एरिया है, ठीक है। उसका सिंबल कैसा होता है, तो कुछ इस तरीके का सिंबल होता है, इस तरीके से, ठीक है, ऐसा। इसको हम रेसिस्टेंस कहते हैं। चलो, अभी नेक्स्ट है हमारा स्पेसिफिक रेसिस्टेंस, है ना। स्पेसिफिक रेसिस्टेंस इज द रेसिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर ऑफ यूनिट लेंथ एंड यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया। ओके, तो इसको जैसे हम लोग वही हम लोग इसको रो या रेसिस्टिविटी को असल में हम लोग रेसिस्टेंस स्पेसिफिक रेसिस्टेंस कहते हैं। ओके, तो यहाँ पे जैसे नीचे भी लिखा हुआ है, तो रेसिस्टिविटी जो है वो हमने R बराबर रो एल अपॉन ए पढ़ा है। तो इसका मतलब R डिपेंड करा रेसिस्टिविटी, जो कि मटेरियल की एक प्रॉपर्टी है, उसका लेंथ और एरिया। अभी रेसिस्टिविटी किस पे डिपेंड करेगा, तो ये लेंथ और एरिया पे डिपेंड नहीं करता, वो तो अलग अलग चीज़ है, तीन अलग अलग चीज़ें हैं, कोई एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करता। लेंथ एरिया पे डिपेंड नहीं कर रहा, लेंथ रेसिस्टिविटी पे डिपेंड नहीं कर रहा। ओके, अब जो रेसिस्टिविटी है वो ओनली टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है मेरे भाई, ओनली टेम्परेचर पे, किसी और चीज़ पे डिपेंड नहीं करता है। वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। अभी देखो ये अलग अलग वैल्यू है, जिसका रेसिस्टिविटी ज़्यादा होगा, है ना। अच्छा, रेसिस्टिविटी की यूनिट क्या होती है, तो वो भी हम निकाल सकते हैं इसके अंदर। देखो अभी ये इसका ओम होता है ना, और इसका क्या होता है, मीटर स्क्वायर, और इसका क्या होता है, मीटर। तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो नीचे बचेगा मीटर, और रेसिस्टिविटी ये है, तो रेसिस्टिविटी निकालना है तो ओम और ये मीटर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा, ओम मीटर, यहाँ, ठीक है। यहाँ पे आप देखो, तो मटेरियल अलग अलग है, अब उसकी रेसिस्टिविटी दे रखी है। जो सबसे अच्छा कंडक्टर होगा उसकी रेसिस्टिविटी कम होगी, उसका कंडक्टिविटी ज़्यादा होगा। अब जिस तरीके से हमने जो कंडक्टेंस है उसको हम लोग के से रिप्रेजेंट किया हमने, और वो 1/r हुआ। सिमिलरली 1/ अगर हम रो करेंगे तो वो हो जाएगा हमारा कंडक्टिविटी, जिसको हम लोग सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, सिग्मा से, ठीक है, ऐसा। तभी यहाँ पर जैसे सिल्वर का आप देख रहे हो कि रेसिस्टिविटी कहीं 1.59 इंटू 10⁻⁸ है, और नाइक्रोम का कैसा है हमारा 10⁻⁻6। तो रेसिस्टिविटी किसका ज़्यादा है, ज़्यादा मतलब, है ना, जिसका पावर जो है 10 नेगेटिव में कम होगा, है ना, वही ज़्यादा है ना। रेसिस्टिविटी इसका छोटा कि बड़ा, बड़ा या छोटा कौन, रेसिस्टिविटी, रेसिस्टिविटी कम ये है और ये ज़्यादा है। ओके, जो ज़्यादा है इसका मतलब वो जो है वो अच्छे से करंट को फ्लो नहीं करेगा। ओके, ओके, तो कुछ इस तरीके से होता है।
मतलब जो अच्छा कंडक्टर है ना उसकी रेसिस्टिविटी कम होगी। ओके, तो कुछ इस तरीके से आप देख सकते हैं। देखो क्वार्ट्ज के अंदर 10⁻17 है, मतलब बहुत हाईली रेसिस्टिव है भाई, ये करंट को फ्लो नहीं करा पाएगा। ओके, तो ये सारे के सारे जो है वो नॉन कंडक्टर हैं। ओके, और ये वाला सारा का सारा कंडक्टर है, ये सब ये भी कंडक्टर है। ओके, अभी सिलिकॉन और ये सब चीज़ जो है वो सेमी कंडक्टर के अंदर आता है, इसके अंदर आता है सेमी कंडक्टर के अंदर। इसमें भी जैसे है करंट थोड़ा बहुत फ्लो कर सकता है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं। नेक्स्ट हमारा है फिक्स्ड रेसिस्टेंस और वेरिएबल रेसिस्टेंस। फिक्स्ड रेसिस्टेंस का क्या मतलब है, जिसके अंदर रेसिस्टेंस की वैल्यू फिक्स रहती है, और वेरिएबल मतलब उसको आप चेंज कर सकते हो। तो ये वेरिएबल रेसिस्टेंस है जिसको रियोस्टेट भी कहते हैं, और ऐसा आपने देखा होगा ये क्या है, ये फिक्स्ड रेसिस्टेंस है। और वैसे इसकी वैल्यू को हम रेसिस्टेंस कहते हैं, इसकी प्रॉपर्टी को। ये जो फिजिकल चीज है ना उसको हम लोग रेसिस्टर कहते हैं। क्या बोलते हैं उसको, रेसिस्टर। ठीक है, रेसिस्टर, जिसकी वैल्यू फिक्स रेसिस्टेंस होती है, जिसका वैल्यू फिक्स है उसको फिक्स रेसिस्टर कहेंगे या रेसिस्टेंस कह सकते हो ना, बोलचाल की भाषा में चलता है। और इसको हम लोग रियोस्टेट या फिर वेरिएबल रेसिस्टेंस कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है हमारा, इलेक्ट्रिक सर्किट एंड कंपोनेंट्स। ओके, अब इसके अंदर हम लोग क्या पढ़ेंगे, आजा चल। तो इसके अंदर ऐसा है, इसके अंदर देखो ये बल्ब है हमारा, ठीक, और दूसरा क्या है, उधर भी बल्ब है, लेकिन इसके अंदर ये ओपन सर्किट है। ओपन सर्किट का मतलब जो है वो स्विच हमने क्लोज नहीं किया है। ओके, ये मेरे हिसाब से उल्टा है, ये ओपन सर्किट है और ये वाला क्लोज इधर होना चाहिए था। क्लोज मतलब भाई साहब इसके अंदर ग्लो हो रहा है, तो ये क्लोज सर्किट हो गया, और ओपन सर्किट ये है ना, उल्टा लिखा हुआ है। ओपन मतलब ये सर्किट ब्रेक है, और क्लोज स्विच जब ऑन करते हो, ऑन करना मतलब हमने क्लोज कर लिया, जब क्लोज करेंगे तो फिर क्या होगा, ये यहाँ से चार्ज जो है वो फ्लो करने लगेगा इस तरीके से, और इस तरीके से हमारा बल्ब जो है वो ग्लो कर जाएगा। ठीक है, कुछ ऐसा। ये अलग अलग जो है वो सिंबल्स हैं, आपने सीबीएसई में देखा होगा, ये डायग्राम है, स्टेट बोर्ड में भी है ये, है ना। तो इलेक्ट्रिक सेल, ठीक, इस तरीके का होता है, ऐसा एक बड़ी लाइन एक छोटी लाइन। बड़ा लाइन जो है वो हाई पोटेंशियल को रिप्रेजेंट कर रहा है, और छोटी लाइन जो है वो लोअर पोटेंशियल को रिप्रेजेंट कर रहा है। और ये बैटरी का कॉम्बिनेशन है, ये स्विच है जो कि ओपन है, और ये स्विच है जो क्लोज है, ये वायर का ज्वाइंट है, और जब ज्वाइन नहीं होगा तो फिर ऐसा है, ये हम बल्ब को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं रेसिस्टर को, और ये रियोस्टेट या फिर वेरिएबल रेसिस्टेंस, और ये एमीटर जिसके अंदर ए लिखा होता है प्लस माइनस, और ये वी का मतलब वोल्ट मीटर, कुछ इस तरीके का होता है। ठीक है, अभी नेक्स्ट है हमारा मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। तो ये देखो आपका है एमीटर, जिससे कि हम लोग क्या मेजर करते हैं, हम लोग करंट मेजर करते हैं। ओके, इसको हम लोग बैटरी के साथ इस तरीके से रास्ते के अंदर कनेक्ट कर देते हैं। अगर रास्ते में है, इसको सर्किट में दिखाना है तो आप ऐसे दिखा सकते हैं, ये आपका रेसिस्टेंस है। ओके, ये आपकी बैटरी है, और इसके रास्ते में हमने कुछ इस तरीके से बना दिया, ए लिख दिया, तो हम कह सकते हैं ये भाई करंट जो है वो मेजर करके हमको देने वाला है। दूसरा एक डिवाइस है जिसका नाम वोल्ट मीटर होता है ना। तो वोल्ट मीटर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, देखो आप ऐसा, अगर मान के चलो ये रेसिस्टेंस है ना, और हमने ये बैटरी लगाया है, यहाँ पे हमारा एमीटर है जिसको हमने मेजर करा, हमको वोल्टेज मेजर करना है, तो हम इसको ऐसे करके ये वी बना देंगे, तो ये हमारा वोल्टेज मेजर करके देगा। पैरेलली लगाते हैं वोल्ट मीटर को, और इसको हम लोग सीरीज में लगाते हैं। एक चीज ध्यान रखना, एमीटर का हमेशा लो रेसिस्टेंस होगा, है ना। ओके, ये याद रखना। और जो वोल्ट मीटर है वो कैसा होगा, हाई रेसिस्टेंस, हाई रेसिस्टेंस। ओके, ये हाई रेसिस्टेंस होगा, और एमीटर कैसा होगा, लो रेसिस्टेंस। क्या रीजन है, क्या है उसमें के अंदर अभी ज़्यादा नहीं जाना है। ओके, लेकिन बस आप ऐसा याद रखो, है ना, आपका काम हो जाएगा। नेक्स्ट वही हमने बताया आपको कि अगर आप अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो तो आपको टेस्ट की भी ज़रूरत है, और टेस्ट हम लोग अध्ययन जो ऐप है अध्ययन डिफेंस एकेडमी का, उसमें आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से मैंने बताया। ठीक है, अभी नेक्स्ट हमारा कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस में क्या होता है, दो तरीके कॉम्बिनेशन है, एक सीरीज और दूसरा पैरेलल। सीरीज के अंदर कैसा होगा, अगर मान के चलो तीन रेसिस्टेंस इस तरीके से हैं, इसको सीरीज बोलते हैं। यहाँ से करंट जो है वो फ्लो हुआ इधर पे, है ना, और इस तरीके से सर्किट में करंट जाएगा। तीनों के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग होगा इन जनरल, लेकिन करंट सब में सेम होगा, इसमें भी आई, इसमें भी आई, और इसमें भी आई। जब हम इस तरीके से डेरिवेशन करेंगे, डेरिवेशन की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली ये याद रखो, जो आर इक्विवेलेंट होगा इनकी जगह पे, आर इक्विवेलेंट का मतलब है तीनों ने जो करंट फ्लो करवाया है बैटरी से, वो अकेला कौन एक ऐसा रेसिस्टर है, बाहुबली रेसिस्टर, जो कि वो भी अकेला वही करंट फ्लो करवा सकता है, उसको हम लोग इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस कहेंगे। ओके, तो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस आर, इसके अंदर सिंपली एडिशन हो जाता है, R1 + R2 + R3,
4 होगा तो प्लस R4 कर लेंगे, 5 होगा तो प्लस R5 भी कर लेंगे, मतलब सिंपली समेशन है। ओके ठीक है ऐसा। उसके बाद यहाँ पे दिख रहा है आपको, अगर दो से ज्यादा रेसिस्टर कनेक्टेड है तो दे हैव सेड इन कनेक्टेड इन पैरेलल, ओके कनेक्टेड बिटवीन द सेम पॉइंट, उनका पॉइंट सेम होना चाहिए। तो पैरेलल का मतलब सीधा सीधा मैं डायग्राम पे आ जाता हूँ, कुछ इस तरीके से होगा। इस तरीके से अगर है तो हम कह सकते हैं कि इसका जो है वो बैटरी के साथ कनेक्शन सबके साथ बराबर है। ओके इसमें अगर आप देखेंगे तो बैटरी का कनेक्शन सबके साथ बराबर नहीं था, प्लस वाला इसके साथ कनेक्टेड था, माइनस वाला इसके साथ कनेक्टेड था, बीच में ऐसा नहीं है कि यहाँ पे हमने ऐसे जोड़ दिया। ओके तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि जो है वो कनेक्शन कुछ ऐसा है। अभी रेसिस्टर जब इस तरीके से कनेक्शन होगा तो उसको हम पैरेलल कनेक्शन कहेंगे, R1 R2 एंड R3। ठीक है तो इस तरीके से अगर कनेक्शन है हमारे पास तो हम लोग इसको पैरेलल कनेक्शन कहते हैं। तीनों में पोटेंशियल डिफरेंस सेम हो जाएगा, R1 R2 और R3 में पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, सेम। ओके लेकिन जब इसमें करंट की बात करेंगे तो इसमें करंट अलग है, सेकंड में अलग है और थर्ड में अलग है, तीनों में अलग अलग करंट है इन जनरल। तीनों अगर सेम रेजिस्टेंस का होगा, सेम वैल्यू होगी इसकी, तो करंट भी सेम होगा, लेकिन अगर वैल्यू सेम नहीं है तो करंट इन जनरल अलग अलग होगा। तो पैरेलल में यही याद रखना है कि करंट अलग अलग और जो वोल्टेज है वो बिल्कुल सेम होगा। ठीक है अभी नेक्स्ट है हमारा सीरीज वर्सेस पैरेलल। तो अभी ये इसमें क्या है, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस जो है वो हाईएस्ट रेसिस्टेंस से ज़्यादा हो जाता है सीरीज में, मतलब 3 4 5 तीनों को ऐड करोगे ऑब्वियसली तो 5 से बड़ा हो जाएगा। ओके और तीनों को अगर हम लोग रेसिप्रोकल करके ऐड कर रहे हैं, उसका फॉर्मूला रेसिप्रोकल के साथ होता है यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो, है ना। तो ये R इक्विवेलेंट 1 अपॉन R इक्विवेलेंट बराबर 1/R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3, कुछ इस तरीके से होता है फॉर्मूला। ओके और इसमें अगर आप देखेंगे तो पैरेलल के केस में अगर सेम 3 4 5 हमने लिया, 3 ओम 4 ओम और 5 ओम, तो इसका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा पैरेलल केस में वो 3 से भी छोटा आएगा और सीरीज केस में 5 से भी बड़ा आ जाएगा। नेक्स्ट है करंट। तो पैरेलल जब सीरीज कनेक्शन हम करते हैं तो करंट कम हो जाता है क्योंकि ऐड हो गया भाई, रेजिस्टेंस बढ़ गया है, रेजिस्टेंस हाईएस्ट से भी बड़ा हो गया, 5 से भी बड़ा हो गया, तो करंट कम ही हो जाएगा। इसके अंदर करंट जो है वो मोर करंट इज मोर एज रेजिस्टेंस इज मोर। ओके तो हम देख सकते हैं पैरेलल कनेक्शन में करंट जो है वो बढ़ जाता है क्योंकि रेजिस्टेंस की वैल्यू लेस लिखना चाहिए था यहाँ पे, है ना, ये गलत है। ठीक है करंट यहाँ पे 3 से भी छोटा हो गया, लोएस्ट है ना, लोएस्ट से भी लो है, तो फिर करंट ऑब्वियसली बढ़ जाएगा। अभी हम लोग घरों में कौन सा कनेक्शन यूज करते हैं, तो घरों में हम लोग पैरेलल कनेक्शन यूज करते हैं। इफ वन अप्लायंस इज स्विच ऑफ, दूसरा भी काम नहीं करेगा, क्योंकि अगर मान के चलो हमारा 1 1 2 3 लगा हुआ है ना, और इस तरीके से बैटरी है, एक भी अगर काम नहीं किया मतलब सर्किट ब्रेक हो गया तो ऑब्वियसली करंट आगे पास नहीं करेगा। इस केस में क्योंकि सीरीज में कनेक्शन नहीं है, पैरेलल में है, तो पैरेलल केस में आप देखो क्या होता है, अगर मान के चलो इसमें से कोई एक काम नहीं किया, है ना, मान के चलो कि सॉरी मान के चलो ये वाला काम नहीं किया तो ऑब्वियसली करंट ऊपर से जा सकता है भाई, उसमें क्या है, रास्ता तो है ना, वो कनेक्शन पूरा है, यहाँ से चार्ज जाके ऐसे से जा सकता है, ऊपर से भी जाएगा, उसमें क्या दिक्कत है। ओके तो पैरेलल में ये फायदा है कि अगर एक ब्रेक भी हुआ, ये काम नहीं भी कर रहा है, तब भी बाकी के अप्लायंसेस काम करेंगे। आई बात समझ में, तो ये कनेक्शन ज़्यादा प्रेफरेबल है हमारे लिए। ऐसा हम नहीं चाहते कि फैन खराब हो गया तो टीवी भी बंद हो जाए ना, ऐसा तो हम क्यों चाहेंगे। ठीक है उसके अप्लायंस फेल्यूर, तो इफ वन अप्लायंस स्टॉप्स वर्किंग नन ऑफ द अप्लायंस विल वर्क, ये लिखा है सही है। इफ वन अप्लायंस स्टॉप्स वर्किंग अदर अप्लायंस विल इंडिपेंडेंटली वर्क। ठीक है नेक्स्ट है ईच अप्लायंस रिसीव्स मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस, इस केस में मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस करता है, इसमें पोटेंशियल डिफरेंस इज डिवाइडेड सो ईच अप्लायंस रिसीव्स लेस पोटेंशियल डिफरेंस। ओके ये उल्टा लिख दिया ना, ये उल्टा लिखा हुआ है। इसके अंदर क्या होगा ध्यान से देखना, ये इसका है, इसमें पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो डिवाइड हो जाता है, किसके केस में, सीरीज के केस में। ओके जैसे कि आप इस केस में देखिए, यहाँ पे डायग्राम दे रखा है, इसमें डिवाइड हो गया है, जो भी मान के चलो 10 वोल्ट है तो इसको 2 मिल गया, इसको 3 मिल गया, इसको बाकी 5 मिल गया, है ना, तो ये डिवाइड हो गया। लेकिन इस केस में सबको पैरेलल केस में सबको बराबर मिला, अगर ये 5 वोल्ट का है ना तो सबको 5 मिलता है ना, जो भी है इसमें मिलता है। ठीक है तो इस केस में वही पैरेलल में वही फायदा है कि अगर आपके पास मान के चलो एक टीवी है, दूसरा फ्रिज है, अब दोनों को 220 220 चाहिए तो आपको पैरेलल कनेक्शन ही करना पड़ेगा, सीरीज में करोगे तो बांट लेगा, तो कहाँ से काम करेगा अच्छे से। ठीक है ना, तो पैरेलल हमारे घरों में होता है, तो ये हमारे लिए प्रेफरेबल है भाई, तो इसी को हम यूज़ करते हैं। ठीक है चलो नेक्स्ट हम कुछ सवाल के ऊपर आते हैं, सबसे जरूरी हमारे लिए सवाल ही है। ठीक है चलो देखते हैं।
A current of 1 ampere is drawn by a filament by an electrical bulb. Number of electrons passing through the cross section of a filament in 16 second would be roughly. चलो, तो करंट कितना मेरे भाई 1 एम्पियर, तो I बराबर है 1 एम्पियर. अब I बराबर होता है Q अपॉन T, समझे क्या? तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पासिंग थ्रू क्रॉस सेक्शन ऑफ फिलामेंट इन 16 सेकेंड. ठीक है, तो हम ये समझते हैं पहले कि 16 सेकेंड के अंदर कितना चार्ज पास हुआ. तो हम ये देख सकते हैं, हम लोग Q बराबर करेंगे I इंटू टी. तो हमारा I कितना है 1 इंटू टी, मतलब 16, मतलब 16 कूलम जो है वो चार्ज पास हुआ है वहां से. अब 16 कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन है तो कैसे निकालोगे? हमने ये पढ़ा है Q बराबर N टाइम्स E. ओके, एक इलेक्ट्रॉन के पास कितना चार्ज है भाई? ये है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, इतना है ना. अभी कितना है हमको नहीं पता, ये तो -19 बहुत छोटा है. अब एक कूलम में तो ऑब्वियसली कि बहुत सारे चाहिए होंगे. ओके, तो ये कितना चाहिए? तो n है, तो n इंटू लिखेंगे हम और q की जगह पे 16 लिखेंगे. तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी? n बराबर 16 अपॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻19. ओके, तो इसका वैल्यू 1.6 ये करोगे तो 10 आएगा और ये ऊपर चला जाएगा तो इसका वैल्यू आ जाएगा आपका 10 का पावर 19 और ये ऊपर जाएगा तो एक पावर यहाँ है 10 का पावर 20 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा. ऐसा समझे क्या? तो कहीं ना कहीं ये आंसर है. समझ गए? ओके, आई होप यू हैव अंडरस्टूड. एंड दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट इज द मैक्सिमम रेसिस्टेंस विच कैन बी मेड यूजिंग 5 रेसिस्टर्स ईच ऑफ 1/5? तो 1/5 से मैक्सिमम आपको बनाना है. तो मैक्सिमम अगर आपको यूज करना है तो आपको सीरीज करना चाहिए कि पैरेलल. तो 1/5 है, यानी जो भी आपके पास रेसिस्टेंस है, अगर आपको उसको पैरेलल में कनेक्ट कर दोगे तो रेसिस्टेंस कम हो जाएगा. सीरीज में करेंगे तो क्या हो जाएगा? ज़्यादा हो जाएगा. तो हमको सीरीज में करना चाहिए. तो मान के चलो 1 2 यूजिंग 5 रेसिस्टर, 2 3 4 एंड 5. तो ये R R R R R 5 बार है. तो इसका R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? ये 5R हो जाएगा. तो मतलब 5 टाइम्स 1/5 मतलब कितना हो गया? 1 ओम आंसर हो गया. आई बस समझ में? यानी 1 ओम हम यहाँ से मैक्सिमम बना सकते हैं, उससे ज़्यादा हम लोग नहीं बना सकते. समझ गए? तो ये आंसर है. क्लियर? ओके, नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे अ सिलेंड्रिकल कंडक्टर ऑफ लेंथ L एंड यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A, है ना, हैज रेजिस्टेंस R. अनदर कंडक्टर ऑफ लेंथ 2L एंड रेजिस्टेंस R ऑफ द सेम मटेरियल हैज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना होगा? ठीक है, देखते हैं. एक सिलेंड्रिकल कंडक्टर है कुछ इस तरीके का. ठीक, अभी यहाँ पर लेंथ L है. ओके, एंड यूनिफॉर्म एरिया कितना है? A है. ठीक, अब उसके बाद बोला है कि इसका रेजिस्टेंस कितना है? इसका रेजिस्टेंस R है. ओके, अनदर कंडक्टर ऑफ लेंथ 2L एंड रेजिस्टेंस R. दूसरा एक कंडक्टर है मेरे पास जिसका लेंथ कितना है? डबल. तो हमने लेंथ कितना है एंड रेजिस्टेंस R, उसका रेजिस्टेंस R ही है भाई, है ना. तो हम ऐसा करेंगे कुछ तो भी. ठीक है, हम ऐसा लिख लेते हैं. इसका लेंथ 2L है, इसका भी रेजिस्टेंस R ही है ना. अब इसका एरिया पूछा है A', तो पूछा है एरिया कितना हो जाएगा. तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे? R बराबर रो L बाई A लिखेंगे ना ऐसा. अब वहाँ पे हम रेजिस्टेंस कितना लिखेंगे? यहाँ पे रेजिस्टेंस R ही है, इसका फॉर्मूला रो. ऑब्वियसली रेसिस्टिविटी दोनों की एक ही रहेगी, है ना. ऑफ सेम मटेरियल लिखा हुआ कहीं पे, है ना, है क्या? ऑफ सेम मटेरियल, ठीक है ना. ओके, तो ऑब्वियसली R बराबर रो इंटू L 2L हो जाएगा और A'. ये दोनों भाई इक्वल है ना. तो क्या कर दो? दोनों को डिवाइड कर दो, या फिर हम ऐसे कर लेते हैं इक्वल्स टू वो वाले लिख देते हैं रो L अपॉन A. यहाँ से रो L कैंसिल आउट हो जाएगा तो A' कितना आएगा? A' बराबर 2 टाइम्स A. A' कितना आ जाएगा? 2 टाइम्स A, तो 2 टाइम्स A आंसर हो जाएगा. समझ गए? तो C इज द राइट आंसर. नेक्स्ट है हमारा रेसिस्टेंस वायर इज स्ट्रेच सो एज टू डबल इट्स लेंथ. तो बोला है इट्स न्यू रेसिस्टिविटी. ओके, तो भाई अगर हम इसको, इतना लंबा वायर है, इसको हम लोग डबल कर देंगे खींच करके, तो रेसिस्टिविटी पे कुछ फर्क पड़ेगा क्या? मटेरियल कुछ और गया. ये अगर आयरन है तो दूसरा आयरन ही रहेगा ना, कुछ और थोड़े हो जाएगा. तो जो रेसिस्टिविटी हमने देखा कि उसकी डायमेंशन पे डिपेंड नहीं करता है, ये हमने पढ़ा था. इसका मतलब रेसिस्टिविटी जो है वो कांस्टेंट रह जाएगा, तो सेम एज इट्स ओरिजिनल. आई होप आपको समझ में आ गया होगा. ठीक है, थोड़ा हम फास्ट चल रहे हैं ना, क्योंकि ये पुरानी चीज़ें हैं, पढ़े हुए हो आप, तो हम बस रिविजन कर रहे हैं. नेक्स्ट है हमारा स्टडी ऑफ VI ग्राफ फॉर 4 कंडक्टर्स ABC एंड D हैविंग रेजिस्टेंस RA, RB, RC एंड RD respectively, and which one of the following relation is true for these conductors. देखो इसके अंदर आप ध्यान से समझना, हम लोग क्या करने वाले हैं,
ए बी सी डी तीन चीज़ें हैं, हम लोग इसके अंदर वी कांस्टेंट कर दो, एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करके हमने वी कांस्टेंट रखा, ध्यान से देखना, वी कांस्टेंट मतलब सब पर बराबर हमने वोल्टेज दिया। तो ये करस्पॉन्डिंग करंट है आई ए का, ये करस्पॉन्डिंग करंट है आई बी का, ये करस्पॉन्डिंग करंट है आई सी का, और ये करस्पॉन्डिंग करंट है आई डी का, ठीक है ना। अभी आप ध्यान से देखो कि अगर हमने वोल्टेज जो है वो कांस्टेंट किया है तो हमारा करंट का वैल्यू आई इक्वल्स टू ये वी अपॉन आर होता है ना। तो अगर हमने वोल्टेज कांस्टेंट रखा है इसका मतलब करंट इज प्रोपोर्शनल टू 1/r है, जिसका रेजिस्टेंस कम होगा उसका करंट ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे करंट का ऑर्डर लिख सकते क्या, यहाँ पे दिख रहा आई डी सबसे बड़ा है, इज ग्रेटर देन आई सी इज ग्रेटर देन आई बी इज ग्रेटर देन आई ए, ऐसा, ठीक है। अब करंट अगर ज़्यादा है तो रेजिस्टेंस उसका रेसिप्रोकल होगा, तो रेजिस्टेंस आर डी ये सबसे छोटा, फिर आर सी, फिर आर बी, फिर आर ए, समझे क्या। तो कुछ इस तरीके से हमारा हो जाएगा। तो इसका आंसर कौन सा है, आर ए फिर आर बी, ऐसा, ए इज द राइट आंसर, ठीक है। तो कुछ ऐसा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है ना, फटाफट करते हैं। रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इन द गिवन फिगर विल बी, ठीक है। तभी इसके अंदर क्या होगा, अभी इसके अंदर आप देखोगे ध्यान से तो ये देखो 50 ओम और ये 20 ओम, ये पैरेलल है ना, यहाँ से गया करंट दोनों में जा रहा है ना, और इस तरीके से आ रहा है। तो 50 और 20 पैरेलल है। तो फॉर्मूले के हिसाब से देखा जाए तो आर का फॉर्मूला क्या होता है, अगर पैरेलल में है तो 1/r इक्विवेलेंट बराबर 1/r1 प्लस 1/r2। यहाँ पे आर इक्विवेलेंट निकाला जाए तो होता है r1 इंटू r2/r1 प्लस r2, कुछ इस तरीके से, ठीक है। तब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आर इक्विवेलेंट हो जाएगा आपका 50 इंटू 20/50 प्लस 20, ओके, तो बराबर कितना हो जाएगा 50 इंटू 20/70, तो ये कैंसिल आउट होके हो गया आपका ये 100/7, ठीक है। अब उसके साथ ये पैरेलल में है फिर से, तो यहाँ पर अगर आप नया डायग्राम बनाएंगे तो फिर कुछ ऐसा आएगा, दिस इज 10 एंड दिस इज 100/7, अब उसके बाद दिस इज 10 और ये हमारा ऐसा, ठीक है। अब यहाँ पे देखा जाए तो किस तरीके से होगा, ओके। अब ये दोनों पैरेलल है तो पैरेलल का फिर से आप वैसे ही करोगे तो ये हो जाएगा r1 इंटू r2/r1 प्लस r2, तो हो जाएगा 100/7 इंटू 10/100/7 प्लस 10, कितना आ जाएगा, इसको सॉल्व करो, है ना। तो ऊपर में असल में 1000/7 है और नीचे में ये हो जाएगा 170/7, तो 7 कैंसिल आउट हो गया, ये है असल में 100/17। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ तक की वैल्यू है आपकी 100/17। अब यहाँ से अगर इसको एक बार और हम लोग करेंगे तो ये है आपका 10 और इसकी वैल्यू है आपकी कितनी 100/17। अभी दोनों को ऐड कर दो क्योंकि ये दोनों सीरीज में हो गए है ना, यहाँ से ऐसा करंट जाएगा तो ये 10 प्लस 100/17, तो ये ऑब्वियसली तो कहीं ना कहीं इसके बीच में आ रहा है ना, तो कितना हो जाएगा भाई 117, कितना हो जाएगा 17 टाइम की तो 6 होगा क्या, 6 के आसपास होगा, तो 10 प्लस 6 16 के आसपास आंसर होगा, मतलब डी इज द राइट आंसर, समझे क्या। मोर देन 10 बट लेस देन 20, समझे क्या, ये आंसर हो जाएगा, बाकी कुछ नहीं होगा, समझ गए, ओके गुड। नेक्स्ट, an electric bulb 220 volt and 100 watt when it is operated on 110 volt the power consumed। देखो पावर का फॉर्मूला होता है V इंटू आई, दूसरा फॉर्मूला अगर V इक्वल्स टू आई आर हमने डाल दिया तो हो जाएगा हमारा आई स्क्वायर आर, और तीसरा फॉर्मूला V स्क्वायर अपॉन आर, कुछ इस तरीके से 3 फॉर्मूले होंगे। अब यहाँ पे बोला है कि अगर पावर कंज्यूम कितना होगा व्हेन इट इज ऑपरेटेड ऑन 110 वोल्ट। तो देखो यहाँ पे एक बल्ब है हमारा जिसका रेटिंग है 220 वोल्ट और 100 वॉट। इसका मतलब क्या है, अगर 220 वोल्ट पे आप ऑपरेट करोगे तब 100 जूल पर सेकंड आपको एनर्जी मिलेगी, अगर 110 पे करेंगे तो क्या उसका आधा होगा आंसर, नहीं गलत है। तो जिस तरीके से पावर का फॉर्मूला है, तो अगर आप ध्यान से देखो तो इसमें जब आप वोल्टेज शिफ्ट कर रहे हो, वोल्टेज कम कर रहे हो, तो क्या चेंज नहीं हुआ है ना, आपका जो है वो रेसिस्टेंस चेंज नहीं हुआ, क्योंकि रेसिस्टेंस उसकी इंटरनल प्रॉपर्टी है। तो सबसे पहले क्या करो, इससे रेसिस्टेंस निकालो इन दोनों को यूज करके, तो P रेटेड इक्वल्स टू V स्क्वायर अपॉन R है ना,
तो यहाँ से R निकालेंगे तो हो जाएगा हमारा वी स्क्वायर अपॉन पी। ओके, तो इसका मतलब 220 इंटू 220 अपॉन पी, तो पी की वैल्यू कितनी है 100 है, तो यहाँ पे 484 जो है वो ओम इसका आंसर हो जाएगा। जब इस तरीके से आंसर हुआ तो फिर हम लोगों ने क्या किया, हमने 110 वोल्ट हमने जो है वो पावर वोल्टेज सप्लाई दिया है, तो पी डिलीवर्ड यहाँ पे हो जाएगा इक्वल्स टू वी स्क्वायर अपॉन आर, अगेन यूज करेंगे तो वोल्टेज हमारा 110 इंटू 110 है, ठीक है ना, अपॉन रेजिस्टेंस हमारा 22 इंटू 22 है, इसी जिसको हमने 484 लिखा था, तो 22 इंटू 22 किया, यहाँ से 22 है तो ये 5 टाइम्स जाएगा और ये भी 5 टाइम्स जाएगा, तो कितना हो जाएगा 25 आंसर हो जाएगा, ठीक है, तो 25 इज द राइट आंसर, ठीक है, कुछ इस तरीके से होगा। नेक्स्ट है हमारा कि कॉलम ए कंटेन्स सम इलेक्ट्रिकल डिवाइस एंड कॉलम बी कंटेन्स सम मटेरियल यूज्ड फॉर मेकिंग दिस डिवाइसेस, मैच द कॉलम ए एंड बी, तो कॉलम ए और कॉलम बी को मैच करना है। तो कॉलम ए में है फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब, तो फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब किसका बना होता है भाई, टंगस्टन का है ना, सो दैट इट कैन रेसिस्ट हाई वोल्टेज और हाई करंट। दूसरा है हीटिंग एलिमेंट्स, तो हीटिंग एलिमेंट्स कौन सा होता है, तो नाइक्रोम होता है जो कि हीटर में यूज करते हैं। नेक्स्ट हमारा कनेक्शन वायर, कनेक्शन वायर हम लोग कॉपर यूज करते हैं। नेक्स्ट हमारा फ्यूज वायर, तो एक ही बच गया लीड टिन एलॉय, ये एक तरीके का जो है एलॉय है जिसका एक पर्टिकुलर मेल्टिंग पॉइंट होता है, जिसकी वजह से हमारे अप्लायंसेस बच जाते हैं वो खराब होने से, अगर पहले वो मेल्ट होता है, ठीक है ना। ओके, तो कहीं ना कहीं ये था। नेक्स्ट ऑब्वियसली ये अगर आप उसमें जाएंगे तो आपको ये जब ओपन करोगे तो नेक्स्ट में आएगा, तो ये हमारा स्कॉलरशिप का है, ये आप टेस्ट दे सकते हैं। ओके, वो ओपन करके ये अध्ययन 100% स्कॉलरशिप है। नेक्स्ट अगर आपने ये किया है ऑनलाइन टेस्ट, SPI की हम बात कर रहे हैं, तो उसमें 1 2 2 दिख रहा है, असल में वो 3 4 एंड 5 टेस्ट अभी तक अपलोड हो चुके हैं। ओके, तो ये सारे टेस्ट आपको देने हैं, तभी जा करके आपकी प्रिपरेशन अच्छी होगी, ठीक है। तो अब लोग हम आ गए हैं एंड पर, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा ये, और आप अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए। अब 28 को है, मेरी तरफ से आप सबको ऑल द बेस्ट, थैंक यू, जय हिंद।